जॉज में डेंटिशन के बाद जो बक्कल कैविटी है उसमें जो पहली सिक्रीशंस होंगी वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की हैं। पैरोटिड्स, दूसरी सब मैक्सिलरी जिसको हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, और तीसरी जो है वो है सब लिंगुअल्स। लिंगुअल्स टंग के लिए यूज़ करते हैं। और इन 3 के अलावा न्यूमरस बक्कल ग्लैंड जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशन 2 तरह की है जो कि प्रोटीनेशियस है। एक को हम कहते हैं सीरस सिक्रीशन और दूसरी जो है वो म्यूकस है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस 2 टाइप की हैं, एक सीरस है और एक म्यूकस है, और ये प्रोटीनेशियस है। अब ये जो सिक्रीशंस हैं, जो पैरोटिड्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है वो सीरस होगी, और सीरस सिक्रीशंस का मतलब है इसमें एंजाइम्स होंगे जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें टाइलिन, जिसको कि हम अल्फा अमाइलेज कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा। जो सब मैक्सिलरी हैं, सब मैक्सिलरी जो हैं उनकी जो सिक्रीशन है वो इन दोनों का मिक्सचर होगी, सीरस भी होगी और म्यूकस भी होगी, और म्यूकस में ये म्यूसिन होगी। और जो सबलिंगुअल्स और बक्कल ग्लैंड्स हैं ये सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करेंगी। सिक्रीशंस होगी तो मेजर सिक्रीशन जो डाइजेशन के लिए है, जो एंजाइम कंटेनिंग सिक्रीशन है, वो आएगी हमें पैरोटिड से, और उसमें टाइलिन होगा जिसको हम अल्फा अमाइलेज कहते हैं, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। जो सेकंड है सब मैक्सिलरी, जिनको हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, उसमें सीरस भी होगी और म्यूकस भी होगी। और जो तीसरी हैं सब लिंगुअल्स, और मेजॉरिटी जो है वो बक्कल ग्लैंड्स की, उसकी सिक्रीशन सिर्फ म्यूकस होगी या म्यूसिन होगी। सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है उसको हम कहते हैं सलाइवा। जो सलाइवा की डेली सिक्रीशंस है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 1000 से 1500 ml है। 1 लीटर से 1.5 लीटर तक नॉर्मल कंडीशंस में ये सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है। अब ये जो सलाइवा है इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो एसिनाई हैं और दूसरे डक्ट्स हैं। ये जो एसिनाई हैं ये प्राइमरी सिक्रीशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्राइमरी सिक्रीशन जो होगी एक तो उसमें टाइलिन होगी अल्फा अमाइलेज, दूसरे म्यूकस होगी, और तीसरे जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसकी कंपोजिशन वाला फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और ये सलाइवरी ग्लैंड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये हम सब मैक्सिलरी की बात कर रहे हैं, जो कि मिक्स्ड सिक्रीशन वाली है, सीरस भी है और म्यूकस वाली भी है। तो इसमें प्राइमरी सिक्रीशन जो एसिनाई करेगा उसमें टाइलिन होगी, एंजाइम अल्फा अमाइलेज वाली, म्यूकस होगी, और जो फ्लूइड जो होगा
उसकी कंपोजिशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है हमारा उसके बराबर होगी। उसके बाद जो डक्ट्स आएंगे, ये जो डक्ट्स हैं इसमें सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो सिक्रीट होंगे, और ये जो बाइकार्बोनेट है जो इसकी सिक्रीशन होगी डक्ट से इस सिक्रीशन में, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इससे बनेगा कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फिर स्प्लिट करेगा, डिसोसिएट करेगा और बनेगा बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ओके डक्ट से सिक्रीट होंगे, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये रीअब्जॉर्ब होंगे, और साथ में जो ये लास्ट वाला पोर्शन है डक्ट्स का, यहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होगी, और एब्जॉर्प्शन जो होगी वो होगी सोडियम आयंस की एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्लोराइड आयंस की एब्जॉर्प्शन। क्लोराइड आयंस की एब्जॉर्प्शन इसलिए होगी क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो सिक्रीट हो रहे हैं, वरना वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट सिक्रीट हुए, क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्प्शन हुई, और क्लोराइड जो है ये एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव डिफ्यूज़न होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होगी। और जब सोडियम आयंस की एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी तो पोटाशियम आयंस भी उल्ट चलेंगे, तो वो सिक्रीशन होगी। तो नॉर्मली हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होता है, लेकिन जो सलाइवा होगा उसमें जो कंपोजिशन होगी सलाइवा की, अगर हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बॉडी फ्लूइड हैं उसके साथ कंपेयर करें तो सलाइवा जो है इसमें सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कम होंगे, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो जो सलाइवा है उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला सोडियम और क्लोराइड था वो रीएब्जॉर्ब होके चला गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो सलाइवा में सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कम होंगे। पोटाशियम और बाइकार्बोनेट जो हैं इससे ज़्यादा होंगे, मोर देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि उनकी सलाइवा में सिक्रीशन हुई है। पहले बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो सिक्रीट हुए, और उसके बाद जब सोडियम एब्जॉर्ब हुआ एक्टिवली तो पोटाशियम जो है वो सिक्रीट करेगा। तो पोटाशियम और बाइकार्बोनेट आयंस की जो क्वांटिटी है सलाइवा में ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होगी, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होंगे, सलाइवा में कम होंगे। अब ये जो सलाइवा की सिक्रीशन है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। अब ये सलाइवा की सिक्रीशन नॉर्मली 0.5 से 1 ml पर मिनट है, जो बेसल सिक्रीशन रेट है। अब जब ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होगा, किन किन स्टिमुलाई से होगा,
तो उसके लिए आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस बक्कल कैविटी में हो, स्पेशली स्मूथ सरफेस वाली। तो जब भी हम मुंह में स्मूथ सरफेस वाला सब्सटेंस रखेंगे, चाहे वो पेबल है, कंचे रखते थे, तो उसके कारण जो है वो सलाइवा की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है। टॉफ़ी डाल लो या फूड जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो सलाइवा की सिक्रीशन जो है वो करेगी। तो कोई भी स्मूथ सरफेस का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो खाने वाला हो या ना खाने वाला हो, उससे सलाइवा की सिक्रीशन होगी। नंबर 1, अगर ये स्मूथ सरफेस की बजाय सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो कोर्स है, तो सलाइवा की सिक्रीशन रिड्यूस हो सकती है। दूसरे, किसी भी चीज़ को देखने, साइट ऑफ ईटेबल, किसी भी खाने की चीज़ को जो आपको पसंद है उसको देखने मात्र से आपके मुंह में सलाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो साइट ऑफ ईटेबल्स। थॉट, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, ये खाऊं, उससे भी सलाइवेशन जो है वो हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गोलगप्पे पसंद आते हैं, जब गोलगप्पे वाला आवाज़ देता है, ना तो वो दिखाई दे रहा है ना कुछ हो रहा है, उसको सिर्फ सुनाई दे रहा है गोलगप्पे की आवाज़, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो सलाइवेशन जो है वो खट्टा जो भी चीज़ होगी उससे ज़्यादा होती है। तो सार जो चीज़ें हैं, खट्टी जो चीज़ें हैं, उससे सलाइवेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप उस आदमी को नहीं देख रहे, आप गोलगप्पों को नहीं देख रहे, सिर्फ सुन रहे हैं और उससे भी आपके मुंह में पानी आ गया। स्मेल, किसी भी मनपसंद खाने को की स्मेल जब आएगी तब भी सलाइवेशन जो है वो हो जाएगी। तो प्रेजेंस, साइट, थॉट या स्मेल जब भी होगी तो वो सलाइवेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये तो, और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कारण तो होगी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, प्रेजेंस है, साइट है, थॉट है या स्मेल है, उसके कारण भी इंड्यूस होती है सलाइवेशन। एक और कारण जो है कि अगर स्टमक में ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस हो, प्रेजेंस ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंस या ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, तब भी सलाइवेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। कई बार कोई चीज़ ऐसी खाई गई कि पेट में गड़बड़ हो गई, तब भी सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो एक्सेस में सलाइवा सिक्रीट करेंगी, जिससे कि वो सब्सटेंस जो है जब सलाइवा पेट में जाएगा इसोफेगस से होके, तो वो सब्सटेंस जो है वो डाइल्यूट हो जाए। अब ये जो सलाइवा है उसकी कंपोजिशन क्या है? एक तो सलाइवा जो है अगर फंक्शन देखा जाए तो वो ओरल हाइजीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ओरल हाइजीन के लिए, ओरल हाइजीन जो है उसके लिए सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है। और ओरल हाइजीन में कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये? हमारे बक्कल कैविटी में हज़ारों के हिसाब से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जब भी हम
खाना खाएंगे तो उन बैक्टीरिया को वो फूड जो है मिल जाएगा और वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो सलाइवा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हैं वो बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं और इसके साथ साथ सलाइवा में थायोसायानेट भी प्रेजेंट हैं। तो ये जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे तो थायोसायानेट आयन जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मूव कर जाएंगे और ये बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट जो हैं वो शो करेंगे। तो थायोसायानेट आयंस का बैक्टीरिसाइडल और इस फूड को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करके ईसोफेगस में सलाइवा के साथ साथ भेज देंगे। तो एक तो फूड जो अवेलेबल था वो कम हो गया, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के कारण वो डाइजेस्ट हो गया और सलाइवा के साथ साथ मूव कर गया। दूसरे बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट थायोसायानेट आयंस ने शो किया, क्योंकि थायोसायानेट आयन जो हैं बैक्टीरिया की वॉल को नहीं तोड़ सकते। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हैं वो उस बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे जिससे कि थायोसायानेट आयंस की एंट्री पॉसिबल हो और फिर वो बैक्टीरिसाइडल के कारण बैक्टीरिया को किल कर देंगे। दूसरे ओरल हाइजीन में जो हमारा सलाइवा है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारे बॉडी में, वो IgA जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होती है और ये IgA जो है ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देगी। एंटीबॉडीज़ का होना भी हमारे सलाइवा में यूज़फुल है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को या और कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको ये किल कर देगा। इम्यूनोग्लोबुलिन है ये। तो ये तो ओरल हाइजीन के लिए हो गया। इसीलिए जब भी मुंह सूखता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है और दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, कैरीज हो जाएगी। इसके बाद सलाइवा में अमाइलोलिटिक एंजाइम्स हैं टाइलिन, और ये टाइलिन जो है वो अल्फ़ा अमाइलेज है और ये स्टार्च पे एक्ट करता है और ये स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। म्यूकस जो है, एक तो म्यूकस मॉइस्ट रखेगा बक्कल कैविटी को, और जो फूड बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में जाएगा और उसके बाद स्टमक में, उसका इजी पैसेज जो है में हेल्प करेगा, हेल्प इन स्वेलोइंग, निगलने के में हेल्प करेगा। सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन या सलाइवेशन के बाद हम करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करती हैं। गैस्ट्रिक जो स्टमक की म्यूकोजा है उसमें दो टाइप की ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और एक को हम कहते हैं ऑक्जेंटिक या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और दूसरी को कहते हैं हम म्यूकस ग्लैंड्स या पाइलोरिक ग्लैंड्स।
जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और म्यूकस। जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें मेनली म्यूकस होगी, लेकिन उसमें दूसरी तरह के पेप्सिनोजन जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा पाइलोरिक ग्लैंड जो है हार्मोन जो है गैस्ट्रिन सिक्रीट करेंगी। अब अगर हम एक टिपिकल ऑक्जेंटिक ग्लैंड की बात करें तो उसमें 3 तरह के सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो हैं म्यूकस नेक सेल्स, और ये सेल जो हैं ये सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन और म्यूकस। तो दूसरे हैं तो ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे और साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको भी सिक्रीट करेंगे। और जो तीसरे सेल जो हैं वो हैं चीफ सेल्स, और ये चीफ सेल्स जिनको पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, ये सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन। पेप्टिक पेप्सिनोजन और इसके अलावा एक और जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन, वो भी ये सिक्रीट करेंगे। तो हमारे पास जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं और ऑक्जेंटिक ग्लैंड सेल्स हैं, तो म्यूकस नेक सेल्स पेप्सिनोजन और म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या और इंट्रिंसिक फैक्टर करेंगे। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन और रेनिन जो है वो सिक्रीट करेंगे। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सिक्रीट जब होता है तो इसकी पीएच जो है 0.8 है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और इतना अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0.8 है और हाईली एसिडिक हुआ ये, और इसके लिए जितने हाइड्रोजन आयंस चाहिए उसके लिए कम से कम 1500 कैलोरी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। तो 1500 कैलोरी जो है वो हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगेगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीटिंग सेल जो हैं जिनको हम ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल्स कहते हैं, उसमें जो सेल है उसमें कैनालिक्यूली जो है वो प्रेजेंट है। ये सेल है और यहाँ पे ये कैनालिक्यूली जो है वो प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा हाइड्रोक्लोरिक
एसिड की सिंथेसिस में क्लोराइड आयन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे कैनालिक्यूली में, और क्योंकि क्लोराइड आयंस बाहर से अंदर जा रहे हैं तो जो सेल का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता जाएगा, और ये पोटेंशियल जो है वो -40 टू -70 मिली वोल्ट्स होगा। जितने नेगेटिव आयंस अंदर जाएंगे उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इस नेगेटिव पोटेंशियल को काउंटर करने के लिए पोटाशियम आयन जो हैं वो भी एब्जॉर्ब होंगे, जिससे प्लस और माइनस हो जाए। अब ये जो पोटाशियम आयंस एब्जॉर्ब हुए, उससे अगला जो स्टेप है वो है जो वाटर है सेल में वो डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में। जब ये वाटर डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस में, तो हाइड्रोजन आयन जो हैं ये पोटाशियम आयंस को रिप्लेस करेंगे। पोटाशियम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हाइड्रोजन आयंस भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन आयंस अंदर जाएंगे, पोटाशियम आयंस जो हैं वो बाहर आएंगे। तो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज पंप जो है ये जब वर्क करेगा तो पोटाशियम जो है वो बाहर आएगा और हाइड्रोजन आयन जो हैं वो को रिप्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो अंदर चली गई, क्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन आयंस क्लोराइड आयंस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। जो अगला स्टेप है उसमें वाटर जो है वो कैनालिक्यूलस में डिफ्यूज करेगा और इससे 160 मिलीमोल्स पर लीटर इस कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। 160 मिलीमोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जो अगला स्टेप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुई या बाहर से ब्लड से आई। तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो सेल मेटाबॉलिज्म से हुई या ब्लड से डिफ्यूज हुई, ये वाटर के साथ कंबाइन करेगी। एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो ब्लड सेल्स में भी होता है, और बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये कार्बोनिक एसिड को स्प्लिट करेगा, डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा और हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो बना देगा। बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो डिफ्यूज करेंगे। अब हमारे पास रहे हाइड्रोजन आयंस। जो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज जो पंप है उसके कारण पोटाशियम बाहर आया था, हाइड्रोजन आयंस
अंदर चले गए थे और उससे बना था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस स्टेप की क्या ज़रूरत पड़ी? हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ऑलरेडी क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना चुके हैं और हमारा अल्टीमेट एम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस है। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के कारण बनेंगे, उनका क्या रोल है? उनका रोल जो है, जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोक्सिल आयंस जो बने थे वो अभी फ्री पड़े हैं, क्योंकि वाटर जब स्प्लिट किया हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयंस में, तो हाइड्रोजन आयंस और पोटाशियम आयंस के बीच में एक्सचेंज हुआ और हाइड्रोजन आयंस अंदर गए, पोटाशियम बाहर आया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन जो बचे थे वो इस हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेंगे और वाटर बना देंगे। तो ये वाला जो हाइड्रोजन आयंस है ये हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ये हाइड्रोजन आयंस सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं तो ये फिफ्थ स्टेप पे क्यों मूव नहीं करते और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं? या ये जो फिफ्थ स्टेप है ये होता क्यों है? तो ऐसा पाया गया कि एक ऐसी दवा जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है, अगर वो डाली जाए या दी जाए तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा? अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने में, तो ऐसा पाया गया एसीटोजोलामाइड जो ड्रग है और ये इनहिबिटर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। तो इम्पोर्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाले इस स्टेप की तब पता चली जबकि एसीटोजोलामाइड जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर है, अगर उसको दिया जाए तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगा और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस जो थी वो बंद हो गई। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका मतलब ये जो फिफ्थ स्टेप है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी सारे स्टेप्स। तो इस प्रकार 160 मिलीमोल्स पर लीटर वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और इसकी पीएच जो है 0.8 है और इस इतनी पीएच को बनाने के लिए कम से कम 1500 कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये हाईली एसिडिक है। ये जो पेप्सिनोजेंस हैं ये जाइमोजेंस की फॉर्म में है, इसका मतलब ये इनएक्टिव है। जो पेप्सिनोजन हैं ये इनएक्टिव हैं एंजाइमेटिकली और पेप्सिनोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 42,500। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब इसकी सिक्रीशन होगी और ये हाईली एसिडिक मीडियम होगा तो जो पेप्सिनोजन विद
42,500 मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्प्लिट होगा ये पेप्सिन में, और पेप्सिन जो है वो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एंजाइमेटिकली एक्टिव है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 35,000 डाल्टन्स है। एक पोर्शन जो है तकरीबन 7,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट का वो अलग हो जाएगा। अब ये जो पेप्सिन बनी ये पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेगी और फिर एक्टिव पेप्सिन बनाएगी। तो पहले शुरू में पेप्सिनोजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में बनाएगा पेप्सिन, और एक बार पेप्सिन बन गई तो वो ऑटो कैटालिसिस से अपने आप अपने ही पेरेंट मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगी और फिर फर्दर पेप्सिन की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी और ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जो सिक्रीशन है स्टमक की, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसकी जो सिक्रीशन है गैस्ट्रिक जूस की वो दो मैकेनिज्म से कंट्रोल है। एक तो है नर्वस कंट्रोल कि वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होगी, मैसेज करेगी और उससे गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होगा। और ये मैसेज कैसे जाएगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जैसे ही वो फूड स्टमक में एंटर करेगा तो जो वॉल्स हैं स्टमक की वो फैल जाएंगी, डिस्टेंशन हो जाएगी, उनकी डिस्टेंड कर जाएंगी, और जब वो डिस्टेंड कर जाएंगी तो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट होके ब्रेन को मैसेज देंगी और फिर वेगस नर्व के थ्रू मैसेज स्टमक को आएगा और जो ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिक जूस की रिलीज करेंगी। दूसरे एक हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है। तो एक तो वेगस नर्व द्वारा स्टिमुलेशन आएगी गैस्ट्रिक जूस के लिए, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और ये वेगस स्टिमुलेट होके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें से जूस जो है वो सिक्रीट होगा। और ये कैसे होगा? फूड की प्रेजेंस जो है उससे डिस्टेंशन होगी, या तो स्टमक वॉल जो है वो डिस्टेंड करेंगी, बाहर की तरफ फैलेंगी, और फिर उनसे ये मैसेज जाएगा वेगस के थ्रू और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो जूस सिक्रीट करेंगी। और जो दूसरा ये नर्वस हो गया, दूसरा है हार्मोनल। तो हार्मोनल में क्या है कि जो गैस्ट्रिन है हार्मोन, ये सिक्रीट होता है जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं। तो पाइलोरिक ग्लैंड जो हैं, और पाइलोरिक ग्लैंड्स में जो गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं उनको हम कहते हैं जी ग्लैंड्स। जी ग्लैंड्स फॉर गैस्ट्रिन। अब ये जो हार्मोन सिक्रीट होगा, एक तो फूड की प्रेजेंस से होगा, दूसरे फूड में जो सिक्रीटागॉग्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट हैं जो कि हार्मोन को सिक्रीट करवाने में हेल्प करते हैं। और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, अल्कोहल है, कैफीन है, और सब्सटेंसेस हैं। तो इनके कारण ये सिक्रीटागॉग्स कहते हैं जो
जी ग्लैंड्स हैं उनसे वो गैस्ट्रिन की रिलीज करवाते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये दो फॉर्म में सिक्रीट होता है। एक को हम कहते हैं G34 और एक को हम कहते हैं G17। ये 34 और 17 का मतलब है कि G34 में 34 अमाइनो एसिड्स हैं और G17 में 17 अमाइनो एसिड्स हैं और इनमें G17 जो है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू G34। तो जो नंबर है G के साथ वो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है इसलिए G34 34 अमाइनो एसिड्स, G17 17 अमाइनो एसिड्स और गैस्ट्रिन जो है हार्मोन उसमें अबंडेंस जो होगी वो G17 की होगी, 34 जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अब एक बार जब ये हार्मोन बन गया, चाहे वो G17 है चाहे वो 34 है, तो ये हार्मोन जो है ये ब्लड में रिलीज़ होगा और वहाँ से ये वापस स्टमक में जब आएगा तो ये ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाएगा। एक चीज़ और, जो वेगस स्टिमुलेशन है उससे जो गैस्ट्रिक जूस बनेगा उसका जो क्वांटिटी है उसकी वो है 500 ml पर आवर। तो जब भी वेगस स्टिमुलेशन होगी तब जब गैस्ट्रिक जूस जो बनेगा उसकी क्वांटिटी 500 ml पर आवर है और गैस्ट्रिन से हार्मोन से जब होगा तो उसकी क्वांटिटी 200 ml पर आवर है। लेकिन जो वेगस स्टिमुलेशन है ये थोड़े टाइम के लिए ही होती है और जब वेगस स्टिमुलेशन कम पीरियड के लिए होगी तो ये वाला जो है ये डिमिनिश करना शुरू कर देगा कुछ टाइम के बाद। जब इसकी स्टिमुलेशन कम होगी, ये थोड़े टाइम के लिए है, तो जब इसकी स्टिमुलेशन रिड्यूस होना शुरू कर देगी तो ये 500 ml पर आवर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। गैस्ट्रिन जो है इसकी सिक्रीशन जो है एक बार शुरू हो गई तो काफ़ी टाइम के लिए रहती है, तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए इसकी सिक्रीशन होगी और इसके कारण गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता रहेगा। अब जब ये दोनों काम करेंगे, जब ये वेगस स्टिमुलेशन और हार्मोन जो है इकट्ठा रिलीज होगा शुरू में जैसे, तो ये 500 प्लस 200 700 ml नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ये एडिटिव नहीं होगा। एडिटिव क्या होगा? 500 प्लस 200 ये सब 700 ml के करीब होगा पर आवर। लेकिन शुरू में जब ये वेगस स्टिमुलेशन भी है और गैस्ट्रिन भी रिलीज हो रही है तो क्वांटिटी जो है गैस्ट्रिक जूस की ये 1 लीटर से ज़्यादा हो जाती है। तो ये एडिटिव नहीं है कि 500 उसका 200 ml इसका तो 700 ml बन गया। ये मल्टीप्लाई करता है। जो गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट सिक्रीट होगा वो वेगस स्टिमुलेशन और गैस्ट्रिन हार्मोन की स्टिमुलेशन से ये एडिटिव नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए
जो क्वांटिटी है गैस्ट्रिक जूस की वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, 500 प्लस 200 700 नहीं होती। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी सिक्रीशन पे कंट्रोल क्या है? कंट्रोल क्या है कि एक तो जैसे ही फूड डाइजेस्ट होना शुरू होगा, वॉल जो है उसकी नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, अपने प्लेस पे आना शुरू कर देंगी। तो वो ना तो वो न्यूरल मैसेज है और ना ही हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, नंबर 1। दूसरे, जैसे ही, क्योंकि इसका जो गैस्ट्रिक जूस जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो सिक्रीट होता है तो पीएच है 0.8। तो 0.8 जो पीएच है, इससे अगर पीएच जो है कम होने शुरू हो जाए और अप्रॉक्सीमेटली पीएच जो है वो 2 हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो ये लेस एसिडिक होगी, 0.8 से लेस एसिडिक होगी। और जब ये लेस एसिडिक होगी तो इन दो सिक्रीशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी जो सिक्रीशंस हैं, जो उसमें एंजाइम्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है उसको डील करते हैं। तो सबसे पहले पेप्सिनोजन से, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 42,500 और पेप्सिन जो एक्टिव है एंजाइमेटिकली, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 35,000 डाल्टन्स है। ये पेप्सिन जो है और पेप्सिनोजन पे एक्ट करेगी और ये पेप्सिन जो है वो बनाएगी, जिसको हम ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स पे एक्ट करेगी और प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो ये प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड को इसमें कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद सेकंड जो है वो है रेनिन। रेनिन जो है ये एंजाइम जो है ये मिल्क प्रोटीन जो है उस पे एक्ट करता है और मिल्क प्रोटीन है केसीन और इसके लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। और कैल्शियम कहाँ से आएगा? मिल्क में ऑलरेडी कैल्शियम प्रेजेंट है। तो रेनिन जो है वो फंक्शन करेगी कैल्शियम की प्रेजेंस में और एक्ट करेगी मिल्क प्रोटीन के ऊपर, केसीन के ऊपर, और कैल्शियम आयंस तो मिल्क में ऑलरेडी ही प्रेजेंट हैं। तो ये केसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगी। तीसरा जो एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स पे निग्लिजिबली या बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता है, क्योंकि अमाइलेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पे, जैसे स्लाइवा में है 6+ पे ही एक्ट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनके डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक अमाइलेज जो है उसका या तो निग्लिजिबल रोल है या कोई भी रोल नहीं है। अब हमारे पास प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अब रहे हमारे पास फैट्स। जो लाइपेजेस हैं जनरली एल्केलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज है। लेकिन
इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चों में पैंक्रियाज जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता, इसलिए पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है उसका फंक्शन जो है कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। और क्योंकि छोटे बच्चे मिल्क पे फीड किए जाते हैं, चाहे वो मदर का मिल्क हो चाहे वो गाय भैंस का मिल्क हो, तो उसमें जो फैट्स होते हैं उसके डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, जनरली लाइपेजेस जो हैं वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, पर गैस्ट्रिक लाइपेज जो है एसिटिक मीडियम में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और वो जो फैट्स मिल्क में प्रेजेंट हैं उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और ये फैट्स जो हैं बच्चों में किसी भी मिल्क में, चाहे वो डिब्बों वाला दूध हो, मदर का दूध हो, चाहे गाय भैंस का दूध हो, खासकर मदर का दूध जो है उसमें फैट्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इसमें एक ग्लिसरॉल मोइटी होती है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ग्लिसरॉल मोइटी है CH2OH, CHOH और CH2OH। ये तो ग्लिसरॉल हो गई और इनके साथ ये फैटी एसिड्स होंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास CH2O, CO, CHO, CO और CH2O, CO और ये फैटी एसिड्स हैं। जो मदर मिल्क है उसमें ये जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे पामिटिक एसिड होता है और ये सेकंड पोजीशन पे, पहली और तीसरी पोजीशन पे होता है ओलिक एसिड जो कि अनसैचुरेटेड है। तो पहली और तीसरी पोजीशन पे तो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड पोजीशन पे है पामिटिक एसिड जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये जो पोजीशंस हैं इनको कहते हैं SN1, SN2, SN3 पोजीशन। SN1 हो गई, ये SN2 हो गई और SN3 हो गई। स्टीरियो स्पेसिफिकली नंबर्ड SN1, 2, 3। 1 और 3 पे मदर्स मिल्क में ओलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड है, और 2 पे पामिटिक एसिड है। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये SN2 पे एक्ट करेगा और डाई ग्लिसराइड बनाएगा, CH2O, CO और ओलिक एसिड, ये CHOH और CH2O, CO और ये भी ओलिक एसिड, ये भी ओलिक एसिड और साथ में निकला पामिटिक एसिड। तो ये मिल्क में प्रेजेंट हैं, खासकर मदर्स मिल्क में। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो स्पेसिफिकली SN2 वाला जो पामिटिक एसिड है उसको रिमूव करेगा। 1 और 3 वाला जो ओलिक एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसको रिमूव नहीं करेगा। और ये इसका एक तो डाइग्लिसराइड निकल जाएगा और फैटी एसिड होगा। डाइग्लिसराइड एज सच रहेगा और फैटी एसिड जो है वो पामिटिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो भी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 की इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साइनोकोबालामिन जो कोबालामिन है उसकी एब्जॉर्प्शन कराएगा इंटेस्टाइन में। और विटामिन B12 जो है ये मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल जो है मैच्योरेशन ऑफ RBCs में हेल्प करता है और मैच्योर RBC जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट हो तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो है
वो इंटेस्टाइन में नहीं हो पाएगी। और जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आरबीसीज की मैच्योरेशन नहीं होगी और रिजल्ट होगा परनीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और उसके कारण फिर मैच्योरेशन आरबीसीज की नहीं होगी और आरबीसी जब मैच्योर नहीं होंगे उससे एनीमिया होगा और उस एनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया।